दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो मेजर टेस्ट नंबर 2 हुआ था, इसका जीके एंड जीएस वाला पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हुआ था आपके 25/1/2026 को। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा कि सेट 1 को सेट 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट में से कीजिए। तो आपको सबसे पहले दे रखा है सेट 1 में खनिज और सेट 2 में दे रखा है आपको खनन क्षेत्र। तो कौन सा खनिज कौन से खनन क्षेत्र से संबंधित है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है लो अयस्क। तो लो अयस्क में रह जाएगा आपके नानावास और भगवास, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। और फिर दे रखा है आपको मैग्नीज। तो मैग्नीज में आ जाएगा आपके सांवला कांसला, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। सीसा जस्ता, तो इसमें आ जाएगा आपके जोफर और तुर्की, यानी कि इसमें रहेगा 4 नंबर। और तांबा इसका आ जाएगा अकवाली और बबई, यानी कि 2 नंबर। तो ए में होगा 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा कि भारत में कृषि सांख्यिकी वर्ष 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश से ही आपके देश का 40% गन्ना उत्पादित होता है, और उसमें महाराष्ट्र और कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके इसमें सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो सूची 1 में आपको दे रखा है इस्पात के प्लांट, और सूची 2 में दे रखा है इनकी अवस्थिति या फिर ये कहाँ पर स्थित है इनके बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि विजयनगर स्टील प्लांट। तो विजयनगर स्टील प्लांट स्थित है आपके कर्नाटका के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। और विजाग स्टील प्लांट, तो विजाग आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, तो 1 नंबर। दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो ये आ जाएगा आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, 2 नंबर। और भिलई स्टील प्लांट, तो ये आ जाएगा आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, यानी कि 4 नंबर। तो ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। तो इसमें आपके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कैल्साइट खनन क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा है जो कि राजस्थान का कैल्साइट से खनन क्षेत्र नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 जगतपुरा भोकिया, और जो आनंदपुरा भोकिया बांसवाड़ा के अंदर है, ये दोनों आपके कैल्साइट खनन क्षेत्र नहीं रहते हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जगतपुरा भोकिया और आनंदपुरा भोकिया बांसवाड़ा के अंदर यहाँ से सोने का उत्पादन किया जाता है, न कि कैल्साइट का। और इसमें राजस्थान के जैसे गेवरिया है, चांदपुर क्षेत्र भीलवाड़ा आ गया, राजपुरा और पिंडवाड़ा क्षेत्र सिरोही हो गया, माधोगढ़ क्षेत्र झुंझुनू आदि क्षेत्रों से आपके कैल्साइट का खनन किया जाता है। और जगतपुरा भूकिया से यहाँ से आ जाएगा आपके सोने का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 जो कि देवास परियोजना का चरण और सूची 2 में निर्मित बांध के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है कि कौन सा बांध है वो कौन से चरण के अंदर बना था भाई। तो प्रथम चरण के अंदर देखा जाए तो इसमें आपके रहता है गोराणा और अलसीगढ़ बांध, तो ये पहला आपके बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है आपके दूसरे के अंदर रहेगा इसमें आपके मादड़ी और अकोदड़ा बांध, तो ये आ गया दूसरे नंबर। तीसरा चरण में दे रखा है आपके नाथिया ताल बांध, तो ये आ जाएगा तीसरे चरण में। चतुर्थ चरण में आ जाएगा आपके अम्बावा बांध, यानी कि 4 नंबर। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है भारत में जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर जहाँ पर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ पर वन मिलेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और इसमें अगर देखा जाए तो जैसे मानसूनी पतझड़ या पर्णपाती वन, ये वन लगभग 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां शुष्क मौसम के पश्चात एक साथ गिर जाती है, और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही वन पाए जाते हैं।
और अगर आर्द्र मानसूनी वन देखा जाए तो वहाँ पर रहती है आपके 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर बारिश। और शुष्क मानसूनी वन देखा जाए तो वहाँ पर रहेगा आपके 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर देखा जाए तो वो रहेगा आपके 27%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि पुरुष साक्षरता है आपके 79.2% और महिला साक्षरता रहती है आपके 52.1%। इसका अंतर देखा जाए तो आपका रहेगा 27.1%। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा कि राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2022-23 के आधार पर सूची 1, जिसमें राजस्थान में सिंचाई के स्रोत को सूची 2 यानी कि अंदाजित शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में, इन दोनों को आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन से स्रोत से कितनी सिंचाई हो रही है। और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है भाई। तो इसमें आपको दे रखा कि सबसे पहले सूची 1 में दे रखा खुले कुएँ। तो खुले कुएँ से जो सिंचाई होती है इसमें रहेगा आपके खुले कुएँ में आ जाएगा आपके 24.17%, यानी कि इसमें रहेगा 4 नंबर। फिर आ जाएगा आपके ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है ये आ जाएगी आपके 49.94%, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा आपके नहरें। तो नहरों में आ जाएगा 23.05%, यानी कि 2 नंबर। फिर दे रखा आपके टैंक। तो टैंक में आ जाएगा 0.43%, तो इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर, यानी कि 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके इसमें बिल्कुल सही होने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो इसमें देखो आप अन्य स्रोत में अगर रहेगा तो 2.41% सिंचाई की जाती है। और अगर इसी में आपको पूछ ले कि कुल सिंचित क्षेत्र कितना है तो नलकूप से है 50.34%, कुओं से 18.83%, नहर से 28.60%, टैंक से है 0.31% और अन्य स्रोत से है 1.92%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा कि 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? तो कौन से ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व से भी कम था? तो इसमें आ जाएगा आपके बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू जिले हैं, इनका जनघनत्व राजस्थान का जो औसत जनघनत्व है 200 व्यक्ति, उससे भी इनका कम रहा था। क्योंकि बीकानेर का आ जाएगा आपके 78 और चूरू का आ जाएगा आपके 147। तो ये दोनों का जनघनत्व आपको ध्यान रखना है, जो कि राजस्थान के औसत जनघनत्व से भी कम था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर कौन सा स्थित नहीं है उसका आपको चयन करके बताना भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके अलिया बेट। क्योंकि अलिया बेट जो है ये गुजरात तट पर पश्चिमी अप तटीय क्षेत्र में सम्मिलित है और रुद्र सागर, नाहरकटिया और लखीमपुर जो है ये असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है भाई। ठीक है, ये तीनों असम के अंदर है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर है और ये आ जाएगा आपके गुजरात के अंदर, जो कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं खंड, सूची 2 में दे रखा है आपको स्वीकृत ध्वनि स्तर डेसिबल में। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है कि शांत। तो अगर शांत खंड है तो वहाँ पर दिन के अंदर होना चाहिए आपके 50 और रात्रि के टाइम हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। आवासीय अगर खंड है तो आवासीय खंड में आ जाएगा आपके रात्रि दिन के समय 55 और रात्रि के समय आ जाएगा 45, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। व्यापारिक, तो व्यापारिक के अंदर आ जाएगा आपके 65 डेसिबल दिन के समय और 55 डेसिबल रात्रि के समय, तो 1 नंबर। औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा आपके 70 डेसिबल दिन के समय और 70 डेसिबल ही रात के समय, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके इसमें बिल्कुल सही रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में सड़क घनत्व कितना है? तो सड़क घनत्व कितना है भारत के अंदर 2024-25 के अनुसार? तो इसमें आ जाएगा आपके 165.24 किलोमीटर
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भारत के अंदर सड़क घनत्व रहता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है कि काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन है। तो काली मिट्टी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 कि इस मृदा में नमी धारण की क्षमता अल्प पाई जाती है। ये कथन इसमें गलत है आपकी, क्योंकि काली मिट्टी की विशेषता आपकी इस प्रकार है कि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी होती है, जो कि आपके बिल्कुल सही है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, तो ये भी आपके सही है। और इस मिट्टी में या इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अल्प नहीं होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इस मिट्टी का निर्माण बेसल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपके गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है कि कौन कौन से कथन आपके इसमें सही रहते हैं अभी। तो इसमें आ जाएगा आपके सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। व्यास नदी सिंधु क्रम की एक नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। श्योक, नुब्रा, कुरम आदि सिंधु की दाहिनी तट की सहायक नदियाँ हैं। और झेलम नदी का उद्गम है वो वैरीनाग से होता है। तो इसमें आपके चारों ही कथन है वो सत्य है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ABCD है वो इसमें आपके सही हो जाएगा। और इसमें कुछ और देखो फैक्ट दे रखा है आपको कि सिंधु नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखरचू हिमनद से होता है। और सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी, खबान या शेर मुख भी कहते हैं। और सिंधु नदी की जो कुल लंबाई आती है वो रहती है 2880 किलोमीटर। और सिंधु नदी हिमालय पर्वत के उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। तो ये नाम ध्यान रखना आपको कौन सा, तो दमचोक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है भाई। और लेह लद्दाख इसी नदी के किनारे स्थित है। ये नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसमें आ जाएगा आपके पीर पंजाल श्रेणी के अंदर स्थित है, जो कि आपको मनाली को लो स्पीति से जोड़ती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है कौन सा सुमेलित है। ये तरफ दे रखा टेक्सटाइल पार्क, सामने दे रखा आपको संबंधित जिले। तो इसमें कौन सा सुमेलित है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क ये सिरोही के अंदर नहीं है, ये स्थित है आपके पाली के अंदर। तो नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, पाली के अंदर। किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, तो ये आपके उदयपुर के अंदर नहीं है, ये आ जाएगा किशनगढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है ना, ये रहेगा आपके किशनगढ़ अजमेर के अंदर। और जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क टेक्स्ट क्राफ्ट पार्क, ये आ जाएगा आपके जयपुर बगरू के अंदर। कहाँ पर रहेगा भाई, बगरू जयपुर के अंदर स्थित है, न कि दौसा के अंदर। तो ये कथन भी होगा गलत। जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क, तो जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क जो है ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। तो ये कथन आपके एकदम सही सुमेलित है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है कि अनुक्रम का अगला पद होगा। तो इसका अगला पद जो है ये रहेगा आपके इसमें 379, क्योंकि पहला जो है इसमें रहेगा 2 का क्यूब प्लस a का स्क्वायर। इसमें आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, और आगे आ जाएगा आपके 7 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 379। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है कि प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई के 2 क्रम 1 और क्रम 2 दिए गए हैं। आपको उस कथन को सत्य मानना है, भले ही ये सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको ये निर्णय लेना है कि दिए गए कार्रवाई में क्रम में से कौन सा यदि कोई हो तो दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन आपको दे रखा है कि शहर के क्षेत्र ए में बड़ी संख्या में लोगों में कोविड-19 का निदान हुआ है। बड़ी संख्या में कोविड-19 का निदान हुआ है। और दूसरा आपको दे रखा है, ये तो हो गया आपका कथन हुई। इसमें कार्रवाई आपको दे रखा है कि क्षेत्र ए में लोगों का व्यापक परीक्षण करने के लिए शहर के नगरपालिका अधिकारी की तत्काल
नगर पालिका अधिकारी को तत्काल कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल। और क्षेत्र में लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए आवश्यक एहतियात कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। तो इसमें आपके दोनों ही कथन अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें 3, 1 और 2 दोनों अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है। एक प्रश्न और उसके पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट या कमजोर है। प्रश्न दे रखा, क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए। तर्क दे रखा, हाँ, कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। और दूसरा दे रखा है कि नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। तो इसमें दूसरा कथन है वो मजबूत है भाई, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है। निम्न कथनों पर उचित निष्कर्ष का चयन कीजिए। निम्न कथन दे रखा है, उस पर आपको उचित निष्कर्ष का चयन करना है। कथन दे रखा है, S1 कथन है कि रेणु किसी समस्या यानी कि प्रश्न को तुरंत समझ सकती है। और S2 दे रखा है, गणित के विद्यार्थी अच्छी तार्किक योग्यता रखते हैं। तो इसमें आपके कौन सा कथन है वो सही रहने वाला है। तो इसमें रहेगा आपके कि आपको निष्कर्ष दे रखा है कि रेणु की तार्किक योग्यता अच्छी है या रेणु गणित की विद्यार्थी है। तो इसमें आपके न तो 1 और न दोनों ही प्राप्त नहीं होते हैं भाई, न तो A और न ही 2। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रेणु की समस्या को तुरंत समझ सकती है तथा गणित के विद्यार्थी अच्छी तार्किक क्षमता रखते हैं। कथन से ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है और ना ही निष्कर्ष 2 प्राप्त होता है, क्योंकि गणित के विद्यार्थी की तार्किक योग्यता अच्छी है से हम ये नहीं कह सकते कि रेणु है वो गणित की विद्यार्थी है। और रेणु की तार्किक योग्यता अच्छी है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 रहेगा भाई, क्योंकि इसमें आपको कोई निष्कर्ष है वो नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है। निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। कुछ जानकारी आपको दे रखी है, उसको ध्यान से पढ़े और दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो A+B का मतलब होता है कि A है वो B की माता है। A गुणा B का अर्थ होता है कि A है वो B की पुत्री है। A-B का अर्थ है कि A है वो B का पुत्र है। A डिवाइड बाई B का अर्थ है कि A है वो B का पिता है। यदि U डिवाइड V माइनस W गुणा Y प्लस Z हो तो U Z से किस प्रकार संबंधित होगा। तो इसमें आ जाएगा आपके कि जो U है वो Z का साला है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपको आरेख बना करके अगर आप करोगे तो इसमें आपके जो U और Z का संबंध आएगा वो आ जाएगा भाई साले जीजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। तो ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें आपके आ जाएगा 57, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि 1 से 200 तक 3 से विभाजित जो संख्या आती है, इसमें अगर आप देखोगे तो 3 है, 6 है, 9 है और ऐसे करते करते 198 तक जो है ये सभी संख्या 3 से विभाजित होती है। और इसमें 198 आपको लेना है और एक फार्मूला आता है कि 3 + n-1। तो इसमें अगर आप n का मान ज्ञात करोगे तो वो आपको मिलेगा 66, ठीक है। और इसी प्रकार 21 है तो वो 3 व 7 दोनों का लक्ष्य पे से विभाजित हो रही है। तो 21 से आप वापस संख्या ले लो, जैसे 21 है, 42 है, 63 है, ऐसे करते करते 200 तक देखा जाए तो 189 जो संख्या है वो भी आपके 3 और 7 से डिवाइड हो जाएगी भाई। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वापस सबसे लास्ट संख्या कौन सी है, 189 बराबर 21 + n-n और गुणा करो 21 से। तो समांतर श्रेणी से इससे अगर आप n का मान ज्ञात करोगे तो इसमें n मिलेगा आपको सिर्फ 9, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो 3 से सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली संख्या जो 7 से विभाजित नहीं होती है, तो इसमें आप n में से n- को माइनस कर दोगे। ये n- है और वो n था 67 वाला, इसमें अगर डिवाइड माइनस कर दोगे तो आपको आएगा 57, ठीक है। क्योंकि 67 है, इसमें से 9 को घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई, 57 आपको रहेगा पीछे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में k गुना हो जाती है तो 24 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। अगर 6 वर्षों में वो k गुना हो जाती है तो 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा आपके 24 वर्षों के अंदर वह हो जाएगी आपकी k की घात 4। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो जैसे 6 वर्ष में आपके रहती है k की पावर 1, तो 24 वर्ष में पूछा है कि k की पावर मान लो आप n, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि वर्ष बटा वर्ष बराबर पहली घात बटा दूसरी घात। तो इसमें अगर आप n का मान ज्ञात करोगे तो इसमें आ जाएगा आपके n बराबर 4, यानी कि k की पावर 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है। एक व्यक्ति 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है और वह 4,000 रुपये तुरंत दे देता है और शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उससे 15% की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितने राशि अदा करता है? तो अगर इसमें देखा जाए तो आपको 4,000 रुपये तुरंत दे दिए, तो 16 में से कितने बच गए भाई? 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये पर वो ब्याज लगेगा आपके इसमें। तो इसमें 12% की दर से लग रहा है और 15 महीने का है, तो इसमें आपको 15 महीने है तो इसको आप बदल देना ईयर के अंदर। तो इसमें आ जाएगा आपके 15/12 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके रहेगा 1 सही 1/4, या फिर कह सकते हैं 5/4। तो 5/4 इस फॉर्मूला यूज़ करके आपको इसका ब्याज ज्ञात कर लेना है और फिर इसके अंदर आपको ऐड कर देना है, तो आपको मिलेगा 17,800 रुपये। कितने रुपये हो जाएंगे भाई? 17,800 रुपये आपके कुल इसने टीवी के अदा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में 7 देशों के चाय के प्रति एकड़ उत्पादन यानी कि मिलियन टन में को दर्शाया गया है। तो मिलियन टन के अंदर दर्शाया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि प्रति एकड़ उत्पादन मिलियन टन में इन 7 देशों की औसत प्रति एकड़ उत्पादन कितनी है। तो औसत एकड़ कितनी है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सभी की जो औसत उत्पादन है उसका योग करो और उसमें 7 का भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगा औसत उत्पादन, जो कि आपके इसमें रहेगा 184.28, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है। नीचे दिए गए वृत्तारेख के आधार पर अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में शिक्षा के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने के अंदर शिक्षा में कितना खर्चा बढ़ा है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो अप्रैल मास का वेतन है वो 24,000 रुपये। तो अप्रैल माह का आपको वेतन दे रखा है 24,000 रुपये, और आपको बताना है कि इसमें मई महीने के अंदर जो है तो मई मास का वेतन है 25,000 रुपये। तो इसमें अगर शिक्षा पर देखा जाए तो ये शिक्षा है कि 47%। तो 24,000 का आपको 47% याद करना है, जो कि आएगा आपके 11,280। तो इसका अगर 47% आप याद करोगे भाई तो 24,000 गुणा 47/100 करोगे आप, तो इसमें आ जाएगा आपके 11,280 रुपये, जो कि है शिक्षा पर खर्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप इसका याद करोगे तो 25,000 का शिक्षा पर खर्च हो गया आपके 50%। तो 25 का कितना हो जाएगा? 12,500। तो 12,500 रुपये इस पर हो जाएगा मई महीने के अंदर। अब इसमें आप याद कर लो कि भाई कितना प्रतिशत है वो टोटल खर्च ज़्यादा हुआ है। तो 12,500 इसके हो गए और 11,280 हो गए अप्रैल महीने के, और नीचे आप गुणा कर दो 12,280, क्योंकि अप्रैल महीने के सापेक्ष लेना आपको, तो नीचे अप्रैल महीने वाला रहेगा और गुणा कर देना है 100 से। तो इसमें आपके जो प्रतिशत आएगा वो रहेगा 10.82%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा कि इस सम्मेलन का आयोजन 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक UAE में किया गया था। बिल्कुल UAE की जो राजधानी है अबू धाबी, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, और इस आयोजन की थीम रखी थी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। तो बिल्कुल पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन जो है ये इसकी थीम रखी गई थी। तो ये दोनों कथन आपके सही है भाई। तीसरा दे रखा, इस सम्मेलन के दौरान अबू धाबी कॉल टू एक्शन नामक एक 50 वर्षीय रणनीतिक विजन है वो जारी किया गया था। तो कॉल टू रणनीति जो है ये आपके इसमें दे रखा कि 50 वर्षीय रणनीति, तो ये इसमें गलत है, क्योंकि ये 20 वर्षीय एक रणनीतिक विजन जारी किया गया था, न कि 50 वर्षीय, जो कि अबू धाबी कॉल टू एक्शन ये 20 वर्षीय था, न कि 50 वर्षीय। इस सम्मेलन के दौरान मोशन 108 को अपनाया गया, जो कि जीवाश्म ईंधन को प्रकृति के लिए स्पष्ट खतरे के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो ये आपके रहेगा इसमें सम्मेलन में मोशन 108 नहीं था, मोशन था 42। ठीक है,
तो मोशन 42 को अपनाया गया था, जिसमें जीवाश्म ईंधन उत्पादन को पहली बार प्रकृति के लिए स्पष्ट खतरे के रूप में मान्यता दी थी। और मोशन 108 अपनाया गया, जिसमें पालतू जो व्यापार है उसको विनिर्मित किया गया था। तो 108 नहीं था, ये मोशन 42 था, जिसको स्पष्ट रूप से खतरे के रूप में बताया गया था। और वर्ष 2027 की IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हेतु पनामा को मेज़बान देश चुना गया था। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना भाई। तो 2027 का मेज़बान देश रहेगा आपके पनामा, ठीक है ना। और समिट में अगर भारत का देखा जाए तो इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इसी दौरान भारत ने नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 लॉन्च किया था। विशेष देखा जाए तो भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी विवेक मेनन को 2025 से लेकर 2029 हेतु IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग का नया अध्यक्ष भी चुना गया था। तो विवेक मेनन का नाम ध्यान रखना। और भाग लिया था आपने कीर्ति वर्धन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए और बी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर 2025 में डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा भारत के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है भाई। तो ब्लू फ्लैग दिया गया था, उसमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से आपको बताना, तो वो आ जाएगा आपके वर्सोना, मुंबई जो है ये इसमें शामिल नहीं था भाई। तो इसमें देखो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए गए थे। और अक्टूबर 2025 के अंदर डेनमार्क ने दिए थे ये, और डेनमार्क का भी पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दिए गए थे भाई। और ये तट कौन कौन से रहते हैं, तो एक तो आ जाएगा आपके श्रीवर्धन जो कि रायगढ़ महाराष्ट्र, एक आ जाएगा आपके इसमें परनाका पालघर, एक आ जाएगा आपके इसमें लाडगढ़ जो कि रत्नागिरी के अंदर है, एक आ जाएगा आपके गुहागर, एक रहेगा आपके गुहागर जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है, और एक आ जाएगा आपके इसमें नागांव जो कि रायगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये 5 आपको ध्यान रखना है, श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहानगर और लाडगढ़। और इसके साथ ही अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या 18 हो गई है। और ये प्रमाण पत्र उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो स्वच्छता, सुंदरता और पर्यावरणीय स्थिति से संबंधित 33 मानदंडों को पूरा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन इसमें आपके सत्य रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। पहला कथन आपको दे रखा कि 24,000 करोड़ रुपए परिव्यय वाली इस परियोजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को दिल्ली से किया था, और 24,000 करोड़ का इसका बजट है भाई। और दूसरा दे रखा है आपके कि ये योजना देश के चयनित 100 जिलों में चलाई गई है। तो देश के जो चयनित 100 जिले हैं, जिसमें राजस्थान के 8 जिले आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, जालोर और पाली। तो ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान कितने ज़िले हैं, तो 8 जिले राजस्थान के हैं, और देश के 100 जिलों के अंदर योजना चलाई जा रही है। तो ये दोनों सही है। ये योजना राजस्थान के 4 जिलों में नहीं, राजस्थान के 8 जिलों में चलाई जा रही है भाई, ठीक है ना। ये कथन गलत हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ कृषि पद्धति को व फसल विविधीकरण को अपनाकर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है भाई। और इसकी अवधि रखी गई थी आपके 6 वर्ष के लिए। और ये योजना कृषि उत्थान के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप योजनाओं को समन्वित करने हेतु लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा 30वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुरस्कार श्रेणी सामने दे रखा आपको विजेता। तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला आपको लापता लेडीज़। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार है और राजकुमार राव को नहीं मिला भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके बेस्ट एक्टर के अंदर देखा जाए तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, ठीक है। और देर का फिर आपको बेस्ट डायरेक्टर, तो बेस्ट डायरेक्टर में आ जाएगा आपकी किरण राव। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आ जाएगा आपके तो श्यामा बेनेगल, और एक आ जाएगा आपके जीनत अमान। 2 नाम ध्यान रखना, दोनों को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट जीनत अमान।
और तो ये राजकुमार राव वाला गलत रहेगा, क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को दिया गया था भाई। तो ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कितने कथन सुमेलित है, तो इसमें आपके 3 कथन सुमेलित है भाई, इनके केवल 3 युग सुमेलित है, एक आपके इसमें गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी स्पर्धा के साथ सही सुमेलित कीजिए। ये तरफ दे रखे हैं खिलाड़ी, सामने दे रखी है उनका स्पर्धा। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि शैलेश कुमार। तो शैलेश कुमार का इसमें रहता है आपके मेंस हाई जंप T63, जो कि सही है, पहले में पहला। रिंकू हुड्डा, तो रिंकू हुड्डा का आ जाएगा मेंस जेवलिन थ्रो F46। तो मेंस जेवलिन थ्रो F46 ये इसका सही हो जाएगा। और सुमित अंतिल, तो सुमित अंतिल का आ जाएगा आपके मेंस जेवलिन थ्रो F64। 3 नंबर निषाद कुमार, इसमें आ जाएगा मेंस हाई जंप T47। तो इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार जो है इस अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और कौन से कथन इसमें आपके सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन दे रखा आपको कि 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया था। तो इसका अभियान का शुभारंभ जो है वो निर्मला सीतारमण ने किया था, लेकिन दिल्ली में नहीं किया था, गांधीनगर गुजरात के अंदर किया था भाई। तो पहला कथन गलत हो गया। यह वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली परिसंपत्तियों के बारे में चलाए जाने वाला राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान था, जो कि बिल्कुल सही है। और ये अभियान जो है ये 3 माह तक चलाया जाएगा भाई, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। 3 माह का राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान रहता है, और ये अभियान 3 महीने का संचालित है, बिल्कुल सही। जागरूकता, पहुंच, कार्रवाई और जवाबदेहिता इनकी 4A इस अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो 4A जो है ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है भाई, इसमें आएगा जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई। जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई जो है ये 3A रहता है इसके आपके, न कि 4A। तो ये कथन हो जाएगा आप गलत। पूछा सत्य कथन कौन से हैं, तो बी और सी। बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है कि आदिवासी ग्राम दृष्टिकोण 2030 घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला आपको दे रखा है कि आदिवासी ग्रामों व टोलों में 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में ये घोषणा पत्र है वो पारित किया गया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर को मतलब सत्य नहीं है उसका चयन करना इसमें। तो पहला कथन तो आपके इसमें सत्य है भाई, क्योंकि 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था और विशेष ग्राम सभा में घोषणा पत्र है पारित किए गए थे, जो कि बिल्कुल सही बात है। और तीसरा दे रखा आपको, दूसरा दे रखा कि इस पहल के अंतर्गत 1 लाख ग्राम दृष्टिकोण व सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी सही है, इसके तहत 1 लाख है वो ग्राम दृष्टिकोण और सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और इसमें अगर कुछ विशेष देखा जाए तो इसमें रहता है कि भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक यानी 1 साल तक जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया है, जिसके अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार में किया गया था। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आदि सेवा पर्व जो है ये इसमें आयोजित किया गया था भाई। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। आपको पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो न तो ए और नहीं बी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है कि भारतीय तटरक्षक जहाज अक्सर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। पहला दे रखा 4 अक्टूबर 2025 को कराईकल यानी कि पुडुचेरी से इसे कमीशन किया गया था, जो कि बिल्कुल इसमें आपके सही। अभी पुडुचेरी के जो कराईकल है वहाँ पर इसको 4 अक्टूबर को कमीशन किया गया था, जो कि सत्य है। दूसरा दे रखा कि ये 8 अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोतों यानी कि
PV की श्रृंखला का दूसरा जहाज है। तो ये भी आपके सही है। इस 8 जो अदम्य जहाज है इनका ये दूसरी श्रृंखला रहती है, दूसरा सदस्य रहता है, वो भी सही है। और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। तो ये कथन इसमें आप गलत है, क्योंकि ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया था, न कि कोचीन शिपयार्ड। तो ये कथन इसमें हो जाएगा आपके गलत। और ये पोत जो है वो 51 मीटर लंबा पोत है और 320 टन की विस्थापन क्षमता वाला जहाज है, जो कि 2-3 हज़ार किलोवाट इंजन डीजल इंजनों से संचालित होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें आपके ए और बी तो सत्य है भाई, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा, राजस्थान सौर एसोसिएशन द्वारा देश के पहले अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र व सौर मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो सौर मंदिर का जो निर्माण है ये आपके बाप फलोदी के अंदर किया जा रहा है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाप फलोदी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और राजस्थान सोलर एसोसिएशन बाप फलोदी में देश के पहले अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र और सूर्य मंदिर का निर्माण करेगा। इस रिसर्च सेंटर का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित MSME के विकास के लिए शोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और कौन सा कथन सत्य है उनका आपको चयन करना भाई। तो इन पुरस्कारों के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी का 3य पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही है भाई। बेस्ट परफॉर्मिंग के अंदर राजस्थान है वो रैंक में 3रे स्थान पर रहता है, जो कि आपके बिल्कुल सही है। और फिर दे रखा, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 3rd में वेस्टर्न जोन में राजस्थान का जयपुर जिला शीर्ष पर रहा था। तो वेस्टर्न जोन अगर देखा जाए 3रे के अंदर, तो इसमें आपके वेस्टर्न जोन में जयपुर जिला शीर्ष पर नहीं रहा था भाई, इसमें आपके शीर्ष पे रहा था 12 जिला, ठीक है, सॉरी 12 नहीं, अलवर जिला इसमें शीर्ष पे रहा था। अलवर जिले की रैंक रही थी प्रथम रैंक, और डूंगरपुर की रही थी 6ठी रैंक, 12 की रहती है आपकी 8वीं रैंक, चित्तौड़गढ़ रहती है 11वीं रैंक और सीकर की रहती है आपकी 12वीं रैंक। और जबकि बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी अगर फर्स्ट देखा जाए वेस्टर्न जोन में, तो इसमें भीलवाड़ा और बाड़मेर रहते हैं आपके। और बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 2nd में देखा जाए, तो इसमें आपके रहता है जयपुर आया था 2य स्थान पर, उदयपुर आया था 3य स्थान पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जयपुर और उदयपुर 2य और 3य। तो इसमें आपका दूसरा कथन गलत है भाई, पहला कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है कि 19 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान राजकीय महाविद्यालय कालिंद्री का नामकरण संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालिंद्री किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह महाविद्यालय किस जिले से संबंधित है। तो ये जो महाविद्यालय है ये अपने सिरोही के अंदर स्थित है भाई, कालिंद्री सिरोही के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। और इसकी है वो अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये इसका उद्घाटन किया गया था भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिरोही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, वंदे मातरम दीर्घा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं जो कि वंदे मातरम दीर्घा से संबंधित है, और कौन सा कथन इसमें आपके सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला आपको दे रखा है, 26 नवंबर 2025 को वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा स्थित डिजिटल म्यूजियम में निर्मित वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। इस दीर्घा में 37 पैनल के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक पहलुओं के चित्रों को प्रदर्शित किया गया था, तो ये भी आपके सही है भाई। और इस दीर्घा का निर्माण राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था, तो ये कथन भी आपके इसमें सही रहता है। और इसमें आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कौन सा विभाग इसके द्वारा किया जा रहा है और कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको किया जा रहा है। तो इसमें आपके तीनों कथन सत्य है भाई, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 4, A, B, C तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है। 39 नंबर में आपको दे रखा कि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है
कि 12 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो बिल्कुल 12 नवंबर 2025 को इस योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, जो कि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना रहती है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसको मंजूरी दे दी गई है भाई। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा आपको दे रखा कि इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय सेवा विभाग यानी कि DFS तथा और राष्ट्रीय DAFS द्वारा और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC के माध्यम से किया जाएगा। तो राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये भी किया जाएगा। ये भी आपकी इसमें सही है भाई। तीसरा दे रखा कि इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए की सहपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई। तो इसमें ये आपको इसमें गलत दे रखा भाई, 60 करोड़ की नहीं है, इसमें 60,000 करोड़ की नहीं है, ये रहता है आपके 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए की सहपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई। और इस जो DFS सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रबंधन समिति योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। और इस योजना से NCGTC द्वारा सदस्यीय ऋण संस्थानों को 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। और ये जो आंकड़ा रहेगा वो 20,000 रहेगा भी, न कि 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर। तो सी हो गया गलत, तो इसमें सही रहेगा आपके ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके इसमें सही रहेगा भाई। क्वेश्चन आपको दे रखा है 40 नंबर कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहला कथन आपको दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा कि यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आपकी इसमें बिल्कुल सही बात है। इसकी जो जारी करता है वो रहते हैं आपके जर्मन वॉच। दूसरा दे रखा कि यह सूचकांक बेलेम ब्राज़ील में आयोजित COP30 के द्वारा जारी किया गया था। तो बिल्कुल बेलेम जो ब्राज़ील के अंदर है, COP13 जो था उसके द्वारा इसको जारी किया गया था, जो कि 30 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित रहता है भाई। और ये सूचकांक चरम मौसमी घटनाओं के मानवीय व आर्थिक प्रभाव के आधार पर जारी किया जाता है। तो ये जो सूचकांक है वो चरम मौसमी की घटनाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभाव के आधार पर सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये कथन भी आपकी इसमें सत्य है भाई। और ये वर्ष 1995 से 2024 की काल अवधि में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 15वें स्थान पर रहा था। तो ये कथन गलत है, क्योंकि भारत 15वें स्थान पर नहीं रहा था, भारत इसमें रहता है आपके 9वें स्थान पर। ठीक है, न कि 15वें स्थान पर। सर्वाधिक प्रभावित देशों में तो रहा था अपने 9वें स्थान पर, और वर्ष 2024 में भारत है वो 15वें स्थान पर रहता है। लेकिन 1995 से लेकर 2024 तक देखा जाए तो उसमें 9वें स्थान पर रहता है, न कि 15वें स्थान पर। और आपको पूछे 2024 में भारत कौन से स्थान पर था, तब आपको करना है 15वें स्थान पर। ठीक है, और 24 तक 1995 से 2024 की कालावधि देखा जाए तो वहाँ रहेगा 9वें स्थान पर। और पिछले 30 वर्षों में भारत के अंदर 430 चरम मौसमी घटनाएं हुई थी, जिसमें 80,000 से अधिक मौतें होती है और लगभग 170 अरब डॉलर का नुकसान होता है भाई। तो इसमें आपके डी हो जाएगा गलत। तो ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है कि नेक्स्ट कार 19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कॉन्क्लेव 2025 के दौरान लॉन्च किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही है। और यह इम्यूनो एक्ट द्वारा भारत में विकसित दुनिया की पहली मानवीकृत CAR-T थेरेपी थी। तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें हो जाएगा आपके दोनों ही कथन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा कि राजस्थान में व्यावसायिक जातियों द्वारा गाया जाने वाला गीत मुख्यतः किन रागों पर आधारित होता है। इसमें आपको रागों का चयन करना है और उपयुक्त विकल्प का चयन करके आपको नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा, एक तो आ जाएगा मांड, गायक देश, सोरठ और कालीगढ़ा और बिलावल, पिल्लू, सिंधु और मारू। ये सभी जो आपकी गायन शैलियाँ हैं ये मुख्यतः लोकगीतों की गायन शैलियाँ रहती है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी, क्योंकि व्यावसायिक जातियों के लोकगीतों में मांड है, देश है, सोरठ है, मारू है, कालीगढ़ा है, परज है, जोगिया है, असावरी है, बिलावल है, पिल्लू है आदि सभी रागों का छाया प्रतिबिंब मिलता है। और ये व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले जो वीर रसात्मक गीत है उसमें आपके सिंधु और मारू रागों का आधारित रहता है।
तो ये सिंधु और मारू जो है ये दोनों रहती है आपके वीर रसात्मक गीतों की शैलियाँ। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ए, बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा 43 नंबर कि निम्न में से टेराकोटा हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा हस्तशिल्प हेतु जो प्रसिद्ध है वो इसमें आ जाएगा आपके मौलाला राजसमंद। जो मौलाला राजसमंद है ये आपके हस्तशिल्प टेराकोटा हस्तशिल्प के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मूर्ति से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है भाई। और नाथद्वारा के समीप मौलाला गांव इस काम के लिए प्रसिद्ध है और इसे मौलाला कला भी कहते हैं। और हरजी गांव जालौर के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है और कुम्हार मिट्टी में 1/4 गधे की लीद और चावल की भुस्सी मिलाकर के मूर्तियां बनाते हैं तथा उन्हें उच्च ताप पर तपाया जाता है। और मौलाला कला के शिल्पी मोहन लाल को इस कला हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान की पर्यटन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन आपको करके बताना है भाई। तो सही उत्तर कौन सा रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहला दे रखा कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 शुरू की गई थी। तो 2020 में शुरू की गई थी, तो ये कथन आपकी बिल्कुल सही बात है अभी। राजस्थान पर्यटन नीति जो है वो 9 सितंबर 2020 को शुरू होती है। वन्य जीव व इको पर्यटन इस पर्यटन नीति के अभिन्न अंग है। तो वन्य जीव और जो अपने वन्य जीव और पर्यटन जो है वो इसके अभिन्न अंग रहते हैं भाई। तो ये भी कथन आपके इसमें बिल्कुल सही रहते हैं। और इसके साथ अगर और देखा जाए तो जैसे अनुभवात्मक है, मरुस्थलीय है, साहसिक है, वन्य जीव, पारिस्थितिकी, जनजातीय, सांस्कृतिक, MICA, सप्तांत, धार्मिक, वैवाहिक, आरोग्य और जड़ों से जोड़ना, ग्रामीण, फिल्म, शिल्प और व्यंजन आधारित पर्यटन आदि इस पर्यटन नीति के अभिन्न अंग रहते हैं। तो ये दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा दे रखा कि इस नीति में विशेष पर्यटन क्षेत्र है वो घोषित किए गए थे। तो इसके तहत विशेष पर्यटन क्षेत्र है वो घोषित किए गए थे जिसमें रहता आपके प्रतिष्ठित स्मारक हो गए, हेरिटेज क्षेत्र हो गए, विशेष हेरिटेज गांव हो गए, इन सभी को पर्यटन क्षेत्र के अंदर विकास करना होगा। तो ये भी आपके सत्य है। राज्य में पर्यटन अवसंरचना मजबूत करने का कोई प्रावधान इस नीति में नहीं किया गया। तो ये कथन आपके इसमें गलत है भाई। और इसमें इस नीति में मुख्यमंत्री राजस्थान की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति गठन करने का प्रावधान किया गया था। इसमें देर का कोई प्रावधान नहीं, तो ये कथन गलत है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके A, B और C यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका बिल्कुल सही रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म हिंदू त्योहारों के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया जो है, अक्षय तृतीया को आपके इसमें रहेगा वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया आती है उससे कहते हैं अक्षय तृतीया। तो ये बिल्कुल सही है। और निर्जला एकादशी, तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये कथन गलत है भाई, क्योंकि आषाढ़ माह की नहीं होती है, ये आएगा आपके ज्येष्ठ माह की। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे कहते हैं निर्जला एकादशी। ये हो गया गलत। बच बारस, तो बच बारस में आ जाएगा आपके भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी है इसे कहते हैं बच बारस। तो ये आपकी सही है और ये पहला भी सही है। छोटी तीज, तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं आपके छोटी तीज। तो ये कथन भी आपकी बिल्कुल सही है। अभी छोटी तीज जो है ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है इसको कहते हैं आपके छोटी तीज। आपको पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर आपको दे रखा, निम्न में से राजस्थान में किस परंपरा के अंतर्गत गांव में या गांव के लोग बिना मजदूरी लिए गांव के किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं और वो व्यक्ति उन सभी का सामूहिक भोजन करवाता है। तो ये कौन सी ऐसी परंपरा होती है जिसमें सभी उसकी हेल्प करते हैं और उसमें वो व्यक्ति उसको खाना खिलाता है सामूहिक रूप से। तो वह रहती है इसमें आपकी लाहस या फिर कह सकते हैं लाह भी कहते हैं इसको, यानी कि राजस्थान की बहुत ही प्राचीन परंपरा होती है जब लाह यानी कि सभी गांव वालों को ऐसा आह्वान किया जाता है कि आप सभी को आज आना है मेरे घर पर और सारों को खेत में काम करना है और मैं आपको जो आप खाएंगे वो आपको खिलाया जाएगा। ये सर्वाधिक यहाँ पर राजस्थानी के अंदर बाटे वगैरह बनाते थे, बाटा और दाल, जो कि जो बुजुर्ग लोग थे वो ज़्यादा शौकीन थे इनके। तो लाह के अंदर है वो बाटे और दाल है वो बनाई
जाती थी भाई। तो ये आ जाएगा इसमें आपकी ला और ला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा कि राजस्थान की लोक कला कठपुतली के निर्माण में मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो कठपुतली के अंदर देखा जाए तो मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग करते थे, तो इसमें आ जाएगा आपके आड़ू लकड़ी का। जो आड़ू की लकड़ी होती है ये कठपुतली बनाने के लिए इसका सर्वाधिक उपयोग करते थे। और इसमें कठपुतली नचाने वाला सूत्रधार जिसको नट अपने मुंह में एक सीटी रखता है जिससे कठपुतलियों की बोली निस्तृत होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 आड़ू लकड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा कि मध्यकालीन राजस्थान में गद्य साहित्य निम्न में से किस रूप में लिखा गया है। तो गद्य साहित्य जो है ये किस रूप में लिखा गया है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो इसमें एक तो आ जाएगा वात, विगत और वंशावली, ये सभी जो है ये मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य लेखन की गद्य विधाई रहती है। और जो वेली है ये रहती है आपके पद्य विधाई, ठीक है। तो आपको पूछा है गद्य विधा, तो वात आ जाएगी, विगत आ जाएगी और वंशावली आ जाएगी, यानी कि ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से राजस्थानी बोली व क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो खैराड़ी। तो खैराड़ी रहेगी आपके पश्चिमी राजस्थान जो कि बिल्कुल सही है। निमाड़ी, तो निमाड़ी आपके पूर्वी राजस्थान नहीं रहती भाई, इसमें आ जाएगा आपके दक्षिणी राजस्थान जो कि मालवी की उपबोली रहती है। तो ये हाड़ौती या दक्षिणी राजस्थान की उपबोली रहेगी या फिर दक्षिणी राजस्थान की तरफ बोली जाती है। तो ये पूर्वी राजस्थान दे रखा जो कि आपके गलत है। राजावटी, तो राजावटी आ जाएगी मध्य पूर्वी राजस्थानी। शोड़वाड़ी ये आ जाएगी दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से प्रतापगढ़ के शासक हरि सिंह के समय हरिभूषण महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो हरि सिंह के समय जो हरिभूषण महाकाव्य की रचना की गई थी वो आ जाएगा आपके गंगाराम भट्ट मेवाड़ा के द्वारा। गंगाराम भट्ट जो मेवाड़ा थे इन्होंने हरिभूषण काव्य लिखा था जिसकी उपयोगिता प्रतापगढ़ के इतिहास के बड़े महत्व की है भाई। प्रतापगढ़ के इतिहास के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हरिभूषण के अंदर दी गई है। तो ये इसके रचनाकार रहते हैं आपके गंगाराम भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर आपको दे रखा निम्न में से कौन सा मेला 3 नदी, 3 क्रियाकांड और 3 स्थल और 3 देव के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऐसा कौन सा मेला है जो 3 नदियों का संगम होता है, 3 क्रियाकांड होते हैं, 3 स्थल है और 3 देव के लिए प्रसिद्ध आती है। तो ऐसे स्थल के आपको चयन करके बताना है इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपके बेणेश्वर धाम मेला जो है ना, ये आपके यहाँ पर 3 तो रहते हैं नदियाँ, 3 आ जाएगी आपके क्रियाकांड, 3 आ जाएगा स्थल और 3 रहेंगे देवता, ठीक है। क्योंकि बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है और ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा नामक स्थान पर भरता है और माई, जाखम और सोम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है भाई। और इस मेले में राजस्थान के अलावा मालवा और गुजरात के आदिवासी भाग लेते हैं। तो ये 3 स्थान हो गए। और इस धाम का पुजारी सेवक जाति का होता है जो अपनी उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। और आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर व गैर नृत्य इस मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। और बेणेश्वर धाम 3 नदी, 3 क्रियाकांड और 3 स्थल और 3 देव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 बेणेश्वर धाम मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा कि निम्न में से यशोनाथ पुराण के अनुसार किस स्थान पर जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी। तो कौन से स्थान पर जसनाथ जी ने गोरखनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की थी, तो वो आ जाएगा आपके इसमें भागथली नामक स्थान से। यानी कि यशोनाथ पुराण के अनुसार भागथली नामक स्थान पर इन्होंने 1484 ईस्वी के अंदर, 1494 ईस्वी है ये वाला, देखो 1494 ईस्वी में आश्विन शुक्ल सप्तमी को गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। और गोरखनाथ ने इनका नाम रखा था जसनाथ जी। ये ध्यान रखना, इनका नाम जसनाथ जी जो है ये रखा था गोरखनाथ जी ने। और उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर के गोरखमाल या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तो गोरखमाल नामक स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी जो कि 12 वर्ष तक तपस्या की। और जसनाथ जी नाम भी आपके गोरखनाथ जी के द्वारा दिया गया था भाई। और इनको दीक्षा मिली थी भागथली नामक स्थान से, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन से संत भक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। कौन से संत है जो कि निर्गुण भक्ति से संबंधित रहते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके जाम्बो जी निर्गुण भक्ति से संबंधित है, संत पीपा जी, संत दादू जी और रूपा दे, ये सभी जो है ये आपके निर्गुण भक्ति के संत रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 A B C D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है लोक देवता गोगा जी के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो गोगा जी के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं रहता है, उसका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा इनका जन्म धांधल जी और कमला दे के घर हुआ था, ये कथन आपके गलत है भाई। तो ये ऑप्शन पहले ही आपके इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म जो है वो इनके पिताजी का नाम तो है जेवर सिंह जी और माता का नाम है बाछल देवी, पत्नी का नाम है केलम दे तथा गुरु का नाम है गोरखनाथ। ठीक है, और इन्हें मुस्लिम पुजारी चाहल कहते हैं। नौहर में इनका मंदिर मकबरे की आकृति में है। इनके भक्त इनको साकल नृत्य किया जाता है, इनके भक्तों के द्वारा वो साकल नृत्य भी किया जाता है, ये भी कथन सत्य है भाई। और गोरखनाथ के समकालीन गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरावा में 1003 के अंदर कब होता है भाई 1003 ईस्वी में भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ था। और पिताजी का नाम जयर सिंह था, माता का नाम बाछल दे था, पत्नी का नाम केमल दे था और गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। और मकबरे की आकृति में बना गोगा मेड़ी नौर मंदिर का प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसको वर्तमान में स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था। जो वर्तमान स्वरूप है ये गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था, बीकानेर के शासक। और गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू और मादल वाद्य यंत्र के साथ इनके भक्तों व भोपों द्वारा किया जाता है। मेले में गोगा जी के भक्तों द्वारा साकल नृत्य किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोगा जी के भक्तों के द्वारा साकल नृत्य किया जाता है, ये कथन आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है भाई। और शेखावटी का गोगा नृत्य भी प्रसिद्ध है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है। तो किशनगढ़ शैली के बारे में कौन से कथन सही रहते हैं उनका आपको चयन करना भाई। और नीचे दिए गए जो कूट है इसमें से आपको सही कूट का चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा कि राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय रहता है। तो बिल्कुल इसके अंदर आपके राधा और कृष्ण जी का जो प्रेम लीलाओं का चित्रण है वो सर्वाधिक किया गया था, यानी कि इनके सौंदर्य का चित्रण किया गया था, जो कि सही है। दूसरा दे रखा इस शैली में पुरुष आकृति में नील छवि युक्त शरीर और मोती जड़ित सफ़ेद और मूंगिया पगड़ी चित्रित की गई है, तो ये भी सही है भाई। किशनगढ़ शैली के अंदर पुरुष आकृति में लंबा इकेरा नील छवि युक्त शरीर है, मोती जड़ित सफ़ेद और मूंगिया पगड़ी है और खजनाकृत आँखें भी इसमें आपके खजन यानी कि जो कटार नुमा आँखें होती है उसका भी इसमें चित्रांकन किया गया था, तो ये भी आपके सही है। इस शैली के चित्रकार मुन्ना लाल, मुकुंद और चंदूलाल है। तो इस शैली के चित्रकार है वो रहते हैं आपके नानक राम, सीताराम, सवई राम, तुलसीदास, सुरध्वज, मोरध्वज, नियालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, लाडलीदास, भवानीदास, अमरचंद, सूरतराम और कल्याणदास। ठीक है, और इसके संरक्षक रहते हैं सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। जो इसके संरक्षक थे जिनका नाम है सावंत सिंह, इनकी मृत्यु वृंदावन के अंदर ही होती है भाई। तो ये मुन्ना लाल और मुकुंद जो है ये इसमें आपके चित्रकार नहीं रहते हैं भाई, तो ये कथन हो जाएगा आपके इसमें गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके ए और बी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा आपको जनजाति, सामने दे रखा उनका लोक नृत्य, इनको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो भील जनजाति, तो इनका नृत्य आ जाएगा आपके घूमरा, यानी कि पहले हम 3। फिर दे रखा गरासिया जनजाति, तो गरासिया में आ जाएगा आपके रायण, यानी कि 4 नंबर। कालबेलिया, तो कालबेलियों का आ जाएगा आपके संक्रिया 1 नंबर। कंजर जाति, तो कंजरों का आ जाएगा आपके चक्री, यानी कि 2 नंबर। 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें आपको 57 नंबर दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में आपको कुछ दे रखा है इकोनॉमिक्स के शब्द और सामने दे रखा है इनका जीडीपी वगैरह। तो सबसे पहला आपको दे रखा कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है ये इसमें आपके रहेगा कि जीडीपी, जो जीडीपी है इसमें आपको प्लस करना होगा C + I + G + X - M। ये करोगे तो आपकी इसमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है
वो इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। फिर दिया रखा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो साधन लागत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है, तो इसमें आपके साधन लागत पर सकल घरेलू जो उत्पाद रहेगा वो आ जाएगा आपके जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी जो है ये इसमें आ जाएगा आपके बी के अंदर। फिर दे रहेगा बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है ये इसमें यानी कि आपके एनडीपी पूछ रहा है, तो एनडीपी आपके हो जाएगा जीडीपी एमपी माइनस डीआईपी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसका आ जाएगा आपके जीडीपी और माइनस करना है आपके निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पाद कर, यानी कि आपके इसमें रहेगा 4 नंबर। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है। नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखित है। तो अभिकथन दे रखा कि सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतिक महंगाई की दर के बारे में जानकारी देता है, और कारण आर दे रखा कि मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पादों का अनुपात सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति कहलाता है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है भाई, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद जो अविस्फीति है जिसको हम कहते हैं जीडीपी इन्फ्लेटर कहते हैं, तो इसमें मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद बट्टा में आता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जो कि इसमें आपके बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। और मौद्रिक जीडीपी जो है ये वर्तमान कीमतों को दर्शाता है, और वास्तविक जीडीपी जो है ये आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग करते हुए बताता है। और जब हम उसका अनुपात निकालते हैं तो उत्पादन की मात्रा का प्रभाव हट जाता है और केवल कीमतों में हुआ बदलाव बचता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से आर्थिक विकास का सबसे बेहतर माप कौन सा है? तो आर्थिक विकास का सबसे बेहतर माप अगर देखा जाए तो वह आता है आपके वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर 3। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या आधार कीमतों पर जो है वह आर्थिक विकास का सबसे बेहतर माप रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर आपको दे रखा है। खुले बाजार की क्रियाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो खुले बाजार की क्रियाओं में या के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, और कौन सा कथन इसमें आपके सत्य रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा कि देश के सरकारी बैंकों को ही सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये कथन आपको गलत है, क्योंकि देश में आरबीआई को ही सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है, न कि सरकारी बैंकों को। सभी सरकारी बैंक नहीं कर सकते, केवल आरबीआई ही कर सकता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों क्रय विक्रय कर अर्थव्यवस्था में तरलता घट जाती है। तो क्रय विक्रय करने पर अर्थव्यवस्था घट जाती है, ये कथन इसमें आप गलत है, क्योंकि क्रय विक्रय करने पर तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में नकद की मात्रा बढ़ती है भाई, तो इसमें तरलता तो बढ़ेगी न कि घटेगी, ये कथन भी गलत है। तो रिजर्व बैंक द्वारा विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति या संस्था क्रय नहीं कर सकती, तो ये कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें सही कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपकी 4, केवल और केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर आपको दे रखा कि व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास अनिवार्यतः नकद के रूप में रखना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? तो जो नकद के रूप में रखना होता है उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि CRR। क्या कहते हैं भाई? तो नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास अनिवार्यतः नकद के रूप में रखना पड़ता है, इसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, या कह सकते हैं CRR। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 62 आपको दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थानिक संरचना में शामिल है? तो ग्रामीण बैंक की संस्थानिक संरचना में शामिल है, तो इसमें आपके रहेगा एक, तो इसमें आ जाएगा आपके वाणिज्यिक बैंक, जो कि आपके इसमें शामिल है भाई। तो वाणिज्यिक बैंक शामिल है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है, और सहकारी बैंक ये भी आपके इसमें शामिल रहता है, और भू विकास बैंक ये भी इसमें आपके शामिल रहता है। तो इसमें आपके चारों के चारों शामिल है, लेकिन इनके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रामीण बैंकिंग की जो संस्थागत संरचना होती है, इसमें 6 प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है। तो वो कौन कौन सी? 4 तो ये आपको दे रखी है।
जिसमें एक आ जाएगा नाबार्ड, एक आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक आ जाएगा आपके भूमि विकास बैंक, एक आ जाएगा वाणिज्य विकास बैंक, एक आ जाएगा सहकारी बैंक, एक आ जाएगा आपके माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं। इसमें चारों शामिल रहती है और चारों में आप 6 शामिल रहती है और ये चारों तो आपके शामिल रहेगी। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ABCD यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 63 आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करके बताइए भाई। तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें आपके ध्यान रखना केंद्र सरकार के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति है वो की जाती है। तो यह कथन सत्य है। दूसरा दे रखा है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश करने का या निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तो निर्देश देने का अधिकार देते हैं तो ये कथन इसमें आपकी गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि RBI को निर्देश देने संबंधी किसी अधिकार का संविधान में उल्लेख नहीं है और RBI स्वयं एक संवैधानिक संस्था न होकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत गठित एक संस्था रहती है। तो इसमें संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहता। ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। RBI का गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। जो RBI अधिनियम 1934 है इसके तहत ही ये अपने अधिकार प्राप्त करता है। तो ये भी आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा A और C यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर आपको दे रखा कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर जिलेवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मात्रा के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 जिलों का अवरोही क्रम है। तो शीर्ष 3 जिलों का आपको बताना है, वो भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मात्रा के दृष्टिकोण के आधार पर। तो इसमें आपके रहेगा और वो भी प्रचलित कीमतों पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा आपके जयपुर का, इसमें भी जयपुर, इसमें भी जयपुर, इसमें भी जयपुर, और फिर रहेगा अपने अलवर का, तो इसमें अलवर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, जयपुर, अलवर और जोधपुर। तो जयपुर का कितना रहता है, इसमें आ जाएगा आपके 2,12,335 करोड़ रुपए और वृद्धि दर हुई थी आपके 13.63%, ठीक है। और अलवर का सर्वाधिक वृद्धि दर दी, जो अलवर कितनी आ जाएगी, तो 15.16% इस बार आपके अलवर की वृद्धि दर रहती है, जो कि सर्वाधिक है इस बार की। फिर जोधपुर है, जोधपुर के बाद भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के बाद अजमेर की है। तो ये पांचों आपको ध्यान रखना, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 65 आपको दे रखा है कि राजस्थान के सामाजिक संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा कि राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत भारत की अनुसूचित जाति की संख्या के प्रतिशत से अधिक है। तो यह कथन भी सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के अंदर अगर अनुसूचित जाति की अगर देखा जाए संख्या, तो प्रतिशत राजस्थान का रहता है 17.8%, जबकि भारत का रहता है 16.6%, जो कि भारत से अधिक है भाई। तो इसमें आ जाएगा पहला कथन सही। राजस्थान की मातृ मृत्यु दर भारत के औसत से अधिक है। तो राजस्थान के अंदर जो मातृ मृत्यु दर है ये आपके रहती है 113, ठीक है, और भारत की रहती है 97, जो कि प्रति लाख जीवित जन्म पर होती है। तो प्रति लाख जीवित जन्म पर 113 है वो माताएं मर जाती है राजस्थान के अंदर, और भारत में रहती है 97। तो ये भी आपके सही है कि भाई राजस्थान की मातृ मृत्यु दर भारत के औसत से अधिक है, तो सत्य है भाई। राजस्थान की अवशोषित जन्म दर भारतीय औसत से अधिक है। तो राजस्थान की जो अवशोषित जन्म दर है वो भारतीय औसत से अधिक है। तो यह कथन भी सही है, क्योंकि भारत की जो अवशोषित जन्म दर है वो रहती है आपके 23.5 और भारत की रहती है 19.5। तो ये भी अधिक है, तो इसमें ये भी आपके सही है भाई। तो इसमें तीनों ही कथन आपके सत्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके ABC, तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके सही रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो सूत्र है वो आ जाएगा आपके NSDP बट्टा राज्य की मध्यवर्षीय जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 987 आपको दे रखा है। थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्न कथन दिए गए
और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहला दे रखा कि यह वस्तुओं व सेवाओं को व्यक्त करने का संकेतक है। तो ये वस्तुओं और सेवाओं को व्यक्त करने का संकेतक है, ये कथन आपके गलत है भाई, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक जो है वो केवल वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करता है, इसमें सेवाएं है शामिल नहीं रहती है, तो ये हो जाएगा गलत। और ये 3 वृहद समूहों की 154 वस्तुओं के लिए जारी किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें विनिर्मित उत्पादों के समूह को सर्वाधिक भारांश दिया जाता है, तो ये भी आपके सत्य है भाई। तो इसमें आ जाएगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखा है सूचकांक, सूची 2 में दे रखा है इनके आधार वर्ष। और अगर आपको भाई ये सॉल्यूशन अगर पसंद आ रहा है और आपके लिए थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने क्लास को लाइक भी करना है, ठीक है ना। तो इसमें सूचकांक में आपको दे रखा है सबसे पहले VIP यानी कि होल प्राइस इंडेक्स। तो इसका आधार वर्ष आपके रहेगा 1999 से 2000, यानी कि इसमें आ जाएगा 3 नंबर। CPI IW, तो CPI IW का रहता है आपके 2016, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। CPI AL, तो CPI AL में आ जाएगा आपके 1986 1987, यानी कि 1 नंबर। CPI R&U इसमें आ जाएगा 2012, यानी कि 2 नंबर। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा कि वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में सही क्रम है। तो विभिन्न क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के सही क्रम आपको बताना है कि सर्वाधिक योगदान किसका है, उसके बाद किसका और उसके बाद किसका है। तो सबसे ज़्यादा योगदान में आ जाएगा आपके सेवा क्षेत्र, जिसका प्रचलित कीमत पर रहता है 45.92% और स्थिर कीमत पर रहता है 45.07%। फिर दे रखा उद्योग पर, तो उद्योग का प्रचलित कीमत पे आ जाएगा 27.16% और स्थिर कीमत पे आ जाएगा 38.39% और फिर आता है कृषि क्षेत्र, तो कृषि का प्रचलित कीमत पे आ जाएगा 26.92% और स्थिर कीमत पे आ जाएगा 26.54%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक है अपने सेवा क्षेत्र का 45.92%, फिर आ जाएगा उद्योग 27.16%, फिर आ जाएगा कृषि 26.92%। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा कि वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी 24-25 के अनुसार, तो इसमें आपके रहेगा 1,85,053 रुपये, 1,85,053 रुपये जो है ये आपके 24-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय रहती है भाई। पर कैपिटा इनकम जो है राजस्थान की अभी 24-25 के अनुसार 1,85,053 रुपये है। इसमें वृद्धि हुई थी आपके 11.04% और जो स्थिर कीमत पर आती है प्रति व्यक्ति आय वो रहेगी आपके 96,638 और इसमें वृद्धि हुई थी आपके 6.88%। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, प्रचलित कीमत पर और इसकी वृद्धि, स्थिर कीमत पर और इसकी वृद्धि, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा किस हड़प्पा स्थल से पत्थर की सुंदर तरह से गए पॉलिश युक्त स्तंभ मिले हैं। तो हड़प्पा का कौन सा स्थल है जहाँ से पॉलिश किए हुए एकदम ऐसे मस्त स्तंभ प्राप्त हुए हैं, तो वो आ जाएगा आपके धौलावीरा से। धौलावीरा से चट्टान को काट कर निर्मित तालाब, पत्थर के सुंदर तरह से गए पॉलिश युक्त स्तंभ, पत्थर पर उकेरी गई खेल बोर्ड, कांस्य दर्पण, भार तोलने के पत्थर, कांस्य छेनी आदि विशेष रूप से यहाँ से मिले हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोट का आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा सबसे पहला दे रखा कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय ऋग्वेदिक काल कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। दूसरा दे रखा ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है तथा इसमें 10,580 ऋचाएँ मिलती है। तो ये भी आपके सही है, 10,580 ऋचाएँ और ऋग्वेद के 10वें खंड के अंदर 10 खंडों में मतलब विभक्त है और इसमें आपके 10,580 और रचनाएँ मिलती है भाई। तीसरा दे रखा ऋग्वेद के तीसरे मंडल के देवी सूक्त में विश्वामित्र रचित गायत्री मंत्र का संकलित
किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसके देवी सूक्त के अंदर विश्वामित्र द्वारा रचित जो गायत्री मंत्र है इसका इसके अंदर आपके संकलन मिलता है भाई। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सभी कथन सत्य। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है, सयादवाद यानी कि सप्तभंगिनीय सिद्धांत संबंधित है। तो सयादवाद या फिर कह सकते हैं सप्तभंगिनीय जो सिद्धांत है ये आपके रहता है भाई जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, इसमें जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत होता है और इसके अनुसार ज्ञान सापेक्षित होता है। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो ज्ञान है वो सापेक्षित होता है, अर्थात हम एक साथ सभी पहलुओं को नहीं जान पाते हैं। ये जैन धर्म का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत कहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा कि मौर्य शासक अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर जो स्थान है बराबर बिहार के अंदर है, इसमें 3 गुफाएं बनवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अशोक द्वारा निर्मित नहीं है? तो कौन सी गुफा है जो अशोक द्वारा निर्मित नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके लोमेर ऋषि जो है ये गुफा अशोक के द्वारा निर्मित नहीं रहती है भाई। बाकी बिहार के अंदर स्थित पहाड़ी को काट करके एक तो बनाई थी कर्ण चौपड़, एक बनाया था सुदामा और एक विश्व झोंपड़ी नामक 3 गुफाएं बनवाई थी और इस पर लेख भी लिखवाए थे। और जो लोमेश ऋषि की जो गुफा है ये बराबर की पहाड़ियों में निर्मित है, लेकिन इसका निर्माण जो अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। तो अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी गुफा आजीविकों को दान में दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, नागार्जुनी गुफाएं जो है ये आजीविकों को दान में देने का जो उल्लेख मिलता है वो अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 अशोक की गुफा नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा, निम्नलिखित किन शासकों ने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ा था? तो कौन कौन से राजा थे जिनका अपनी नाम के साथ अपनी माँ का नाम भी जोड़ा था? तो इसमें आ जाएगा आपके सातवाहन जो शासक थे ये अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम भी जोड़ते थे भाई। जैसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के मंत्री शिमुक ने उनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी है वो धन्य कटक या फिर कह सकते हैं धरणीकोट को बनाया था। और सातवाहन शासक अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम लगाते थे। जैसे सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसमें गौतमी बालश्री सातकर्णी की माता थी हुई। तो इसमें अपना माता का नाम लिखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा कि किस शासक ने गंगई कोडचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो गंगई कोडचोलपुरम जो मंदिर है इसका निर्माण करवाने का श्रेय जाता है आपके राजेंद्र प्रथम को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी क्षेत्र पर विजय की स्मृति में कावेरी तट के निकट गंगे कोडचोलपुरम नामक कहीं नई राजधानी का निर्माण करवाया था और उसमें मंदिर और चोल गंगम नामक बड़े तालाब का निर्माण भी करवाया था और इसी ने इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और गंगई कोडचोलपुरम मंदिर को द्रविड़ चोल मंदिर कला की परिणति कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करना भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कि आयोग 18 अप्रैल 2006 में कार्यशील हुआ था। ये कथन आपके इसमें आपको पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपके आ जाएगा कि आयोग है वो 18 अप्रैल 2006 को इसमें आपके कार्यरत यादि कार्यशील हुआ था। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही बात है, पहला कथन। दूसरा दे रखा, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये कथन आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि इसमें शपथ है वो राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। तो राज्यपाल शपथ दिलाता है न कि राष्ट्रपति। तो ये कथन गलत हो गया। राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त पद छोड़ सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को संबोधित नहीं करते, ये राज्यपाल को संबोधित करके त्यागपत्र या वो दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति नहीं होगा भाई, राज्यपाल होगा। तो ये भी कथन गलत हो गया। और मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होता है, तो पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। तो ये भी आपके गलत हो गया। तो इसमें सभी गलत है। पहला ही कथन आपके इसमें सही है भाई कि 18 अप्रैल 2006 को ये कार्यशील हुआ था और इसकी जो अधिसूचना आई थी, ये जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन की दिनांक रहती है वो है 13 अप्रैल 2006 को किया गया और राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। और राज्य के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयोग के रूप में
MD कोरोनी को दिनांक 18 अप्रैल 2006 को राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई और आयोग कार्यशील हुआ। तो कार्यशील हुआ 18 अप्रैल 2006 को, जो कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे MD कोरानी, और इसका गठन हुआ था आयोग का 13 अप्रैल 2006 को। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है डेट, 13 अप्रैल गठन, 18 अप्रैल कार्यशील। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा कि 8 नंबर कि लोकायुक्त में परिवाद प्रस्तुत करने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन दे रखा कि शिकायत केवल राजस्थान के लोक सेवकों के विरुद्ध की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और शिकायतकर्ता स्वयं लोक सेवक है वो नहीं होना चाहिए, ये भी कथन सही है। और 3 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, तो ये कथन गलत है भाई, क्योंकि 3 वर्ष पुराने नहीं, 5 वर्ष से अधिक अगर पुराना कोई मामला है तो उसकी शिकायत नहीं की जा सकती है। परंतु लगातार चलते आ रहे कोई कृत्य के लिए ये समय सीमा लागू नहीं होती, ये भी इसमें अपवाद है भाई। लगातार चले आ रहे कृत्य के लिए यह समय सीमा लागू नहीं है, बाकी ऐसे 5 वर्ष रहती है, न कि 3 वर्ष। तो ये कथन हो जाएगा गलत। व्यक्तिगत विवाद के मामले की शिकायत भी नहीं की जा सकती, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन है वो असत्य है, बाकी सभी सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा कि भारत में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा नागरिक चार्टर की वेबसाइट www.go-characters.nic.in कब लॉन्च की गई थी। तो ये जो नागरिक चार्टर की जो वेबसाइट है ये कब इसमें है वो लॉन्च की गई थी। तो इसमें आपके रहेगा कि 31 मई 2002 को। तो 31 मई 2002 को ये आपके नागरिक चार्टर की वेबसाइट है वो लॉन्च की गई थी। तो भारतीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों का जो विभाग था उसके द्वारा इसको लॉन्च की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कथन से सही कूट का आपको चयन भी करना है भाई। तो इसमें सबसे पहला आपको दे रखा कि इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर की जाती है। तो ये कथन अभी गलत है भाई, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके नहीं की जाती है। यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। तो ये कथन गलत हो गया। जिला कलेक्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये कथन बिल्कुल आपके सही है, क्योंकि इसका जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन का कार्य जो है वो जिला कलेक्टर करता है, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो कि अधिनियम 2005 की धारा 25 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है कि जिला कलेक्टर ही इसका अध्यक्ष होता है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। और सी दे रखा कि जिला पुलिस अधीक्षक इसका पदेन से अध्यक्ष होता है। तो जिला पुलिस जो अधीक्षक है वो इसका से अध्यक्ष होता है, ये कथन इसमें आपके गलत है भाई, ठीक है। ये कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें केवल अध्यक्ष का ही पद होता है, न कि से अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सत्य है भाई। तो इसमें रहेगा आपके सत्य कथन, तो केवल और केवल बी सही, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा उसकी आपको पहचान करनी है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कुल संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी है। तो इसमें आपके जो मानवाधिकार संरक्षण आयोग था, जिसमें हम कहते हैं कि 2006 से अगर पूर्व देखा जाए तो इसमें आपके 1 अध्यक्ष था और 4 सदस्य की संख्या निर्धारित थी। वहीं इस संशोधन अधिनियम द्वारा 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए 2006 के अंदर, ठीक है ना। लेकिन 2009 के 19 के अंदर जो है इसमें वापस संशोधन किया गया था, और मानवाधिकार आयोग की सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई थी। तो 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई थी, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग में वर्तमान में 1 अध्यक्ष होता है और 3 है वो सदस्य होते हैं। तो ये कथन आपके हो जाएगा भाई गलत। इसमें कहा कि इसमें सदस्य संख्या चेंज कर दी, कुल 5 से 3 कर दी, लेकिन उस समय भी 3 ही थी और फिर भी 3 रखी गई थी। इसमें कोई चेंज नहीं था, इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 2 होते हैं सदस्य, जो कि 2006 के संशोधन से ये चेंज किया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अब तक 6 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। तो अब तक 6 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, ये कथन आपके बिल्कुल सत्य है भाई। इसमें न्यायाधीश जगत सिंह, पुखराज सिरवी, HR कुरी और न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा और रामचंद्र सिंह झाला, ये सभी इसमें आपके कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हैं, और ये कथन आपके बिल्कुल सत्य है।
तो इसमें आ जाएगा केवल और केवल बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 82 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सभापति निर्वाचित किया था। तो प्रारूप समिति का जो गठन है ये संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सत्य है, लेकिन निर्वाचित है वो बी आर अम्बेडकर साहब को किया गया था, ये कथन इसमें आपके गलत है भाई। कि संविधान सभा ने इनको निर्वाचित किया, ये गलत है, क्योंकि प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही बी आर अम्बेडकर साहब को प्रारूप समिति का सभापति निर्वाचित किया था, न कि संविधान सभा ने। तो ये कथन गलत हो गया। प्रारूप समिति का पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति था। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सत्य है भाई। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान संशोधन पर उप समिति के सभापति थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 2 और 3 सत्य है, 4 भी सत्य है, वो सभापति के सदस्य भी बने थे, लेकिन पहला कथन इसमें आपके असत्य है, क्योंकि संविधान सभा ने इनका निर्वाचन नहीं किया था, इनका निर्वाचन प्रारूप समिति ने किया था। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह की पहचान करें। तो सही समूह जो 8वीं अनुसूची में उस समय शामिल थी अनुसूचित भाषाएं, उनका आपको इसमें चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपके संथाली, हिंदी और संस्कृत। ये चारों भाषाएं जो है ये आपके भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही क्रम रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 संथाली, हिंदी और संस्कृत। और इसमें 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषाएं इसमें आपके शामिल है। और ये भाषाएं निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। वो कौन कौन से, तो वो इस प्रकार है कि 21वां संविधान संशोधन होता है 1966 के अंदर, यानी कि 1967 के अंदर, उसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर, उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर, उसमें आपके बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, इनका क्रम देखा जाए तो कश्मीरी है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये सभी इसमें आपके अभी वर्तमान में 22 भाषाएं रहती है। और अनुच्छेद 344(1) व 351 के अंदर इनका उल्लेख किया गया अभी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आ जाएगा आपके संथाली, हिंदी और संस्कृत, क्योंकि इन सब के अंदर अंग्रेजी दे रखा है, लेकिन अंग्रेजी का इसमें आपके कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा कि 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19(2) में कौन सा वाक्यांश अंतः स्थापित किया गया। तो कौन सा वाक्यांश अंतः स्थापित किया गया, तो इसमें आ जाएगा भारत की प्रभुता और अखंडता। ये वाक्यांश है वो इसमें अंतः स्थापित किया गया था, जो कि अपने संविधान संशोधन 16वें के तहत हुआ था भाई। तो भारत की प्रभुता और अखंडता, तो ये भी आपको ध्यान रखना इसमें। और इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा निम्न 3 आधार थे, जिसमें विदेशी राज्यों में साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था और अपराध उद्दीपन शब्द जोड़े गए थे। और 16वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 द्वारा भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो राज्य की सुरक्षा है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और भ्रष्टाचार और सदाचार जो है, ये सभी शब्द भी आपके पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके 16वें संविधान में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्न में से किसको यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो भारत के लिए महालेखा परीक्षक यानी कि आपके CAG का नियुक्ति कर सकता है, तो वो रहता है आपके भारत के सचिव। भारत के सचिव जो है ये CAG की नियुक्ति कर सकता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना की कि हिंदी शब्दावली में प्रभुत्व संपन्न को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किया गया था। तो संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना है संविधान की, इसमें हिंदी शब्दावली में कुछ चेंज हुए थे। जो पहले था प्रभुत्व संपन्न, इसको हटा करके किया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया,
वो आ जाएगा आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द है वो चेंज किए गए भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन असत्य रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहला दे रखा है, संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला एनी मस्क्रिनी थी। तो बिल्कुल एकमात्र जो महिला सदस्य थी वो आती है आपके एनी मस्क्रिनी, जो कि देशी रियासत जो त्रावणकोर थी कोचीन की, इसका प्रतिनिधित्व कर रही थी। और अन्य समस्त महिलाएं वो निर्वाचित थी भाई। तो एक एनी मस्क्रिनी जो है ये त्रावणकोर कोच्चि से प्रतिनिधित्व कर रही थी भाई, ठीक है ना, जो मनोनीत थी अपने एकमात्र। तो ये नाम ध्यान रखना, एनी मस्क्रिनी, ऑप्शन नंबर 1। फिर दिया रखा कि संविधान सभा में दलित वर्ग से एकमात्र महिला सदस्य अंबु स्वामीनाथन थी। तो अंबु स्वामीनाथन ये कथन गलत है भाई, क्योंकि एकमात्र जो दलित महिला थी वो इसमें आती है आपके दक्षयानी वेलायुधन। जो दक्षयानी वेलायुधन है ये संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र दलित महिला थी। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा भाई। तीसरा दे रखा कि संविधान सभा में किसी समिति की पहली महिला सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई थी। तो संविधान सभा की पहली समिति का जो कार्य संचालन नियम निर्माण जो समिति थी, इसमें दुर्गाबाई इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। और इस प्रकार दुर्गाबाई जो है ये प्रथम महिला थी जो संविधान सभा की किसी समिति की सदस्य बनी थी भाई। ये कथन भी सत्य है। संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को देश को समर्पित करने का गौरव हंसा मेहता को प्राप्त हुआ था। तो ये कथन भी आपके गलत है भाई, सही है, सॉरी गलत कैसे है, क्योंकि संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को देश को समर्पित करने का जो गौरव है वो हंसा मेहता को प्राप्त हुआ था। तो ये कथन भी आपके सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है, क्योंकि दलित महिला अंबु स्वामीनाथन नहीं थी, वो रहती है दक्षयानी वेलायुधन, ठीक है, नाम ध्यान रखना है दक्षयानी वेलायुधन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको 88 दे रखा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि लिंग निर्धारण का वर्जन अधिनियम 1994 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कोट इसमें आपके सही रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कि ये अधिनियम 20 सितंबर 1994 को अधिनियमित किया गया था, जो कि आपकी बिल्कुल सही है भाई। और इस अधिनियम का प्रथम बार उल्लंघन 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किए जाने का प्रावधान था। यानी कि अगर इस नियम का आपने पहली बार उल्लंघन किया है तो 5 वर्ष का सज़ा और 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया जाएगा, जो कि आपके गलत है भाई, क्योंकि पहली बार उल्लंघन करने पर इसमें 3 साल का होता है कारावास और 10,000 रुपये का इसमें रहता है आर्थिक दंड। लेकिन अगर दोबारा अपराध किया तो आपके 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा और 50 वर्ष का इसमें आपके अर्थदंड रहने वाला है। तो प्रथम बार में 3 वर्ष 10,000, दूसरे अगर बार किया आपने तो 5 वर्ष और 50,000। तीसरा दे रखा कि इस अधिनियम के अपराध गैर संज्ञेय और जमानतीय है। तो ये कथन आपके गलत है भाई, क्योंकि इस अधिनियम के जो अपराध है वो संज्ञेय है और अजमानतीय है, जमानत भी नहीं होती इसके अंदर, ये ध्यान रखना भैया। तो संज्ञेय भी होते हैं और अजमानतीय होते हैं, तो ये कथन भी आपके गलत है। तो इसमें आपको पूछा है सही कथन कौन सा है, तो आ जाएगा केवल और केवल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है भाई। पहला दे रखा है धारा 2 क बालक की परिभाषा, जो कि बिल्कुल सही है। धारा 6 जो कि बाल विवाह से जन्मे बालकों के अधिकार होते हैं, उसमें धारा 6 के अंदर दिए गए, तो ये भी आपके सही है। धारा 8 बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दंड, तो ये धारा 8 के अंदर नहीं है अभी, ये धारा 9 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है कि बाल विवाह करने वाले जो वयस्क पुरुष होते हैं उनको दंड दिया जाएगा, तो धारा 9 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा गलत कथन। धारा 10 तो बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, बाल विवाह के लिए अगर कोई समारोह रखा या कोई अनुष्ठान रखा तो उसमें भी आपको दंड मिलेगा, तो धारा 10 के अंदर इसका प्रावधान किया गया, तो ये भी आपके सही है। तो आपको पूछा है कि असुमेलित युग्म, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें हो जाएगा असुमेलित, क्योंकि ये प्रावधान धारा 8 में नहीं है, धारा 9 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। तो किशोर न्याय का जो अधिनियम है
ये कब अधिनियमित किया गया, तो इसमें आ जाएगा आपके 31 दिसंबर 2015 को इसे अधिनियमित किया गया था। और किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 बाल बच्चों के मामलों में कल्याणकारी और बदलाव के आशय रखता है। और इस अधिनियम की मंशा है कि बच्चों के साथ सामान्य अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाए, क्योंकि बच्चे अभी वो अभी छोटे हैं, 18 साल से कम हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए, ताकि वे जो आपराधिक प्रवृत्ति है उससे चेंज होकर के एक अच्छे नागरिक बन सके। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, 31 दिसंबर 2015 को यह अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 91 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नैनो पदार्थ झींगा या केकड़े के खोल से प्राप्त होता है। तो बायोडिग्रेडेबल जो नैनो पदार्थ है वो झींगा या केकड़े की खोल से प्राप्त होता है, वो इसमें आ जाएगा आपके चिटोसन नैनो पार्टिकल। चिटोसन नैनो पार्टिकल जो है वो केकड़े की खोल से प्राप्त होते हैं अभी। और इसमें और देखा जाए जैसे अल्जीनेट नैनो पार्टिकल, तो ये समुद्री शैवाल से प्राप्त होते हैं। और जेनेटिक नैनो पार्टिकल्स, तो ये जानवरों की जो हड्डियां है, उनकी त्वचा है, वहाँ से प्राप्त होता है। और जिलेटिन नैनो पार्टिकल जो है ये इसमें आपके रहता है कपास व जो बाँस होता है, कपास या बाँस से इसको प्राप्त किया जाता है भाई। और चिटोसन नैनो पार्टिकल जो है ये आपका होगा झींगा और केकड़े की खोल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं आपके अनुच्छेद, सूची 2 में आपको दे रखे हैं विषय वस्तु। तो 326 जो है इसमें आपके उल्लेख किया गया है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के जो आधार है ये आपके 326 के अंदर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका ये आ जाएगा आपके 1 के अंदर। फिर दे रखा 327, तो आर्टिकल 327 में उल्लेख है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं ये इसमें आपके करने की शक्ति संसद को दी गई है। इसका उल्लेख आर्टिकल 327 के अंदर है अभी कि अगर विधानमंडल के निर्वाचन संबंध में कोई उपबंध करना है तो इसकी शक्ति संसद के पास रहती है, तो इसका आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा 328, तो 328 में आपके रहता है भाई कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने का जो प्रावधान है या शक्ति है वो उस विधानमंडल के पास होती है। तो ये भी आपके रहता है ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 328, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। और 329, तो इसमें आ जाएगा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। यह उल्लेख आपके 329 में किया गया, तो इसमें आ जाएगा 2, यानी कि आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें सही हो जाएगा भाई। 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 आपको दे रखा है कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानें। तो भारत के चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई। ये कथन आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि भारत का चुनाव आयोग जो है ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय होता है, स्थायी संवैधानिक निकाय है। और इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान के अनुसार इसमें 1950 में संविधान लागू होता है, तो उसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। तो 1950 है, न कि 1952। ये कथन गलत हो गया आपके। फिर आपको दे रखा है बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के बाद बहुसंसदीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू की गई। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की जो शक्ति है ये 1 अक्टूबर 1993 से लागू होती है, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1993 से। फिर दे रखा है रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो रमा देवी जो है वो भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये कथन बिल्कुल आपके सही है भाई। तो ये भी दूसरा भी गलत है, तीसरा आपके सही है भाई। और चौथा देखो, तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह होता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है भाई। तो 6 या 65 जो भी पहले हो वो होता है, और इसका वो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कथन भी आपके सही है, लेकिन इसका जो आपकी कार्यकाल दे रखा था यहाँ पे ये कथन हो जाता है गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 94 आपको दे रखा, कथन ए दे रखा है
कि जियोलाइट का उपयोग जल शोधन व तेल शोधन में किया जाता है। तो कारण दे रखा है कि जियोलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट का खनिज होता है जिसकी संरचना सूक्ष्म रंध्रीय होती है। तो जियोलाइट जो है इसमें आपके दोनों सही है और आर है वो इस ए की व्याख्या भी करता है भाई। तो ये कथन आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ये एल्यूमिनो सिलिनेट के खनिज होते हैं, इसमें सूक्ष्म रंध्रीय संरचनाएं पाई जाती है और इसका उपयोग जल शोधन व तेल शोधन में किया जाता है भाई। तो ये दोनों ही आपके सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा कि कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कि इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है, ये आपके इसमें गलत है भाई। ये आपके कृत्रिम रक्त के रूप में नहीं बनाया जाता, ये कथन गलत हो जाएगा। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, तो ये भी कथन सत्य है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होते हैं, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें ए, सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सूचना संग्रहण हेतु किसका उपयोग किया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो सूचना संग्रहण के लिए था इसमें किसका प्रयोग करते थे भाई। तो इसका आ जाएगा आपके पंच कार्ड का प्रयोग करते थे भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि सूचना संग्रहण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए बड़ी आकार की वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, और अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सर जॉन अब्रोस एवं ली डे फॉरेस्ट द्वारा किया गया था, और इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग किया जाता था भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पंच कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है कि ऐरावत के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो ऐरावत के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से सही कथन कौन से उनका आपको पहचान करना है भाई। तो ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका विकास सीडेक और डीआरडीओ ने मिलकर किया था। तो इसका विकास है वो सीडेक के द्वारा किया गया था, न कि डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है, मिलकर नहीं किया था, ये सीडेक के द्वारा किया गया था। तो ये कथन हो जाएगा गलत। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता 13,170 टेरा फ्लॉप्स है, तो ये भी आपके सही है भाई। इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो 13,170 टेरा फ्लॉप्स रहती है। और अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 में ऐरावत ने शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में 75वां स्थान है वो प्राप्त किया था भाई, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है भाई। तो इसमें आपके ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है कि एस रैम के संबंध में सही कथन पहचानिए। तो एस रैम के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से सही कथन कौन सा उसकी आपको पहचान करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा आपको कि इसे नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। तो नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है, ये कथन गलत है। इसका उपयोग आजकल कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई। और ये डी रैम की तुलना में सस्ती या धीमी होती है। तो डी रैम की तुलना में सस्ती या धीमी नहीं होती है भाई, ये कथन भी गलत है आपके, ठीक है। क्योंकि जो एस रैम होती है ना, ये आपके रैम के इस प्रकार को नियंत्रित अंतराल के बाद है वो रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, और डी रैम की तुलना में अधिक तेज़ होती है और अधिक महंगी भी होती है भाई, ठीक है। और इसका उपयोग आजकल कैश मेमोरी में किया जाता है, ये तो कथन आपके सही है। लेकिन जो डी रैम होती है ना, इसको है वो बार बार रिफ्रेश है वो किया जाता है, और ये है वो आजकल मुख्य मेमोरी के रूप में इसका उपयोग करते हैं डी रैम का, ठीक है। तो इसमें आपके ए और सी दोनों कथन गलत हो जाएंगे और बी कथन सत्य है भी, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल और केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो वेब ब्राउज़र के उदाहरण कौन कौन से उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो सफारी और एक आ जाएगा आपके नेटस्केप नेविगेटर, ये दोनों आपके रहते हैं ब्राउज़र, यानी सॉफ्टवेयर जो वेब ब्राउज़र है ये रहते हैं आपके सफारी और नेटस्केप नेविगेशन। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। और इसके अलावा और देखा जाए तो कुछ जैसे वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे लाइनेक्स हो गया और मोसेक हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया,
यूसी ब्राउज़र हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी iOS हो गया, गूगल क्रोम हो गया एंड्रॉयड के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो गया जो कि विंडोज़ ओएस के लिए होता है। तो ये आपके सभी रहते हैं वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा भाई। तो नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्न सूचनाओं पर विचार कीजिए। तो कुछ सूचनाएं दे रखी है, इस पर आपको विचार करना है, और जो नीचे कोड दे रखे हैं इसमें से कौन सा कोड सही रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा आपको कि नैनो टेक्नोलॉजी प्रथम परिकल्पना नारियो तानीगुची ने की थी। तो इसकी जो प्रथम परिकल्पना है बिल्कुल आपके 1974 के अंदर की गई थी, और नारिया तानीगुची के द्वारा किया गया था भाई। तो ये पहला कथन आपके सत्य है भाई। दूसरा दे रखा कि बॉटम अप अप्रोच, ये एरिक ड्रेक्सलर के द्वारा दिया गया था। तो बॉटम अप जो अप्रोच है, और इसका आपके ये कथन इसमें गलत रहेगा भाई। तो दूसरा कथन हो जाएगा आपके गलत। फिर दे रखा आपको कि फादर ऑफ नैनो टेक, तो फादर ऑफ नैनो टेक जो है ये कहलाते हैं आपके रिचर्ड फेनमैन। तो ये कथन भी आपकी बिल्कुल सही है भाई, रिचर्ड फेनमैन वाला भी। फादर ऑफ जो नैनो टेक है ये रहते हैं आपके रिचर्ड फेनमैन। और फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी पूछे तो इसमें रहते हैं आपके CNR राव। तो वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और फिर आपको दे रखा है CNT, तो CNT जो है इसमें आपको दे रखा है सुमियो इजिमा। तो इसमें आपके ये कथन भी हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसमें आंसर नंबर आ जाएगा आपकी केवल 2 सूचनाएं सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें आपके 100 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। तो ये था आपके मेजर टेस्ट नंबर 2 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि आपके कलाम एकेडमी का SI भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका मेजर टेस्ट नंबर 2। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, ठीक है ना, भूलना नहीं है, ध्यान रखना। और इसके अलावा भी हमने काफ़ी टेस्ट है वो सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आपको प्ले लिस्ट पर जा करके देखना है और आपकी तैयारी को बेहतर करना है भाई। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।